अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेल टैक्स के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनका टेम्पलेट क्या है, किस तरह से एग्जाम में एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को टेस्ट करता है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो आज मैंने सुबह एक दर्स सुना तो मैंने सोचा कि वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूं। एक बड़ा अच्छा था, मैंने कहा भूल ना जाऊं मैं। उस्ताद नुमान अली खान ने उन्होंने आज सूरह बकरा की तफसीर करते हुए ये बताया कि गैब कर पर इल्म क्या होता है। कि हमें देखें, दो चीज़ें हैं। जैसे मेरा जिस्म है, आप उसको ज़ाहरी तौर पर देख रहे हैं, इसके अंदर हमारी एक रूह भी है। अल्लाह ताला की ज़ात का जो मकसद है वो इस रूह की तरबियत करना है, क्योंकि इस रूह ने मेरे जिस्म को चलाना है। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें कुछ जिस्मानी इबादत का कहा है। यानी अगर मैं वो जिस्मानी इबादत नहीं करूंगा जो मुझे ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही है, तो मेरे अंदर चांस ये है कि वो जो क्वालिटी अल्लाह ताला मेरे अंदर पैदा करना चाहते हैं वो भी पैदा ना हो। तो उसका मकसद जो है वो हमें ये पता होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर, जैसे नमाज है। नमाज अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज पढ़ो ताकि मुझे याद रखो। देखिए, हमारा जिंदगी में मकसद क्या है? कि हम मुत्तकी हों, परहेजगार हों, अल्लाह को याद करें, अल्लाह से डरें, पाकीज़ा हों। और हम जब जन्नत में जाएं, जब क़यामत वाले दिन उठें, तो हमारा कुछ माल उधर भी पड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने नमाज बताई कि देखो, मुझे याद करना है तो नमाज पढ़ा करो। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो मैं तुम्हें याद रहूंगा। ये नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें बुराइयों से रोकेगी। इसका एक मकसद है। हज का मकसद जो है, अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो तो उसके लिए अल्लाह ताला ने रमजान दिया हुआ है। यानी हमें अपने दिमाग के ऊपर ये जोर देने के लिए कि मैं अपनी रूह को कैसे सही करूं, उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ एक्सरसाइजेस दे दी हुई हैं। जैसे ज़कात है, जो माल वो क्या करती है? पाक करती है। यानी ज़कात का देना लालच को ख़त्म करेगी और माल हमें पाक करेगी। ठीक है, हज है। हज का एक मकसद है कि हम वहां पर अल्लाह ताला से इस्तगफार करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें ताकि मैं जन्नत के लिए आसानी पैदा करूं। तो वो जो हमारी रूह के अंदर जो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो चीज़ें पैदा करना चाहती हैं, वो ज़ाहरी इबादत से जब हम वो एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पैदा होती। लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि हम उस ज़ाहरी एक्सरसाइज करी जा रहे हैं, लेकिन उससे जो फ़ायदा है वो हासिल नहीं कर रहे। मिसाल है ज़कात देने। ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद ये है कि आप ज़कात देंगे, आपके दिल में लालच ख़त्म होगी। आप ज़कात देंगे, आपका माल पाक होगा। ज़कात का मतलब ही पाक है। लेकिन अगर आप कमा ही हराम रहे हैं तो आपकी ज़कात क्या करेगी? वालेकुम सलाम। क्योंकि भी आपने जो चीज उसमें डाली है, घड़े में, अपने माल में जो चीज डाली वो है ही हराम। जब उसमें से निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे? हराम निकालेंगे। तो उसका मकसद क्या हुआ? और अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह को याद ही नहीं कर रहे तो उस एक्सरसाइज का फायदा क्या? यानी जो मकसद था उस एक्सरसाइज का वो आपका फौत हो रहा है, आप उसको समझ ही नहीं रहे। आपको पता ही नहीं चल रहा। आपकी जिंदगी के अंदर तनाव पैदा होता है, आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं मिल रहे होते, जहां आप शादी चाहते हैं वहां नहीं हो रही। घर के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, आपके माँ बाप आपकी बात नहीं समझ रहे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं समझ रहे। लेकिन आप ये समझ ही नहीं रहे कि यार ये चीजें अल्लाह के कंट्रोल में है, तो कैसे करेंगे? तो हमने बदकिस्मती से ये क्या कर लिया हुआ है कि इन चीजों के अंदर अब हमने क्या किया हुआ है कि हमने ये सारी चीजें जो है वो कुछ लोगों पे डाल दी हैं कि जी मुझे ये बताएं कि मेरी नमाज जो है मैं हाथ कहाँ बांधूंगा तो हलाल होगी वरना हराम हो जाएगी। हमने सिर्फ हलाल और हराम की तमीज उसके अंदर डाल दी, जबकि उसका असल मकसद हम भूल चुके हुए हैं। भाई, असल मकसद तो ये कि मैंने अपने गैब को ठीक करना है। जैसे अल्लाह ताला ने रिजक का दुनिया में वादा किया कि मैं तुम्हें रिजक दूंगा। हमारे दो अकाउंट है, एक अकाउंट यहां पर है, एक अकाउंट आगे है। वो अकाउंट में उसमें अल्लाह ताला ने कुछ नहीं डालना।
अल्लाह ताला गफूर रहीम है, चाहे तो वहां भी कुछ डाल दें हमारे लिए। अल्लाह ताला यहाँ इस अकाउंट में हमें देंगे, मुझे पैसा देंगे यहाँ पे। मुझे कहा कि उस अकाउंट में तुमने पैसे डालने, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो जो रिज़्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसमें से तुमने खर्च करना है। अब इससे, अब ये जो निफाक है, जो माल का खर्च करना है, वो मेरे अंदर क्या चीज पैदा करेगा? लालच खत्म करेगा, मेरे अंदर अल्लाह की याद पैदा करेगा, मुझे उस गैब के ऊपर देगा कि हाँ मैं कुछ पैसे आगे भेज रहा हूं। अब आप सोचें। और दूसरी चीज, मैं अभी जो चीज मैंने सुनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अच्छी चीज शेयर करनी चाहिए। दूसरी चीज कि जिस शख्स को आपने पैसे दिए उसके ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है। वो क्यों? मैं, मेरे दो अकाउंट हैं, मैं अपने एक मुलाजिम को कहता हूँ कि यार, मुलाजिम नहीं है मेरा, कोई शख्स है, मैं उसको चेक देता हूँ कि ये चेक मेरे फलां अकाउंट में डाला हो जाके, इस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा हो। एहसान उसने आपके ऊपर किया, आपने उसके ऊपर किया है, उसने आपके ऊपर एहसान किया। हम क्या करते हैं कि जिसके खानदान में जिसके साथ भलाई करते हैं उसको बाद में डांटते भी हैं, तो फेर नहीं होना मेरे को। भाई वो तो उसने एहसान किया था, ये तो तुम्हारा काम था, ढूंढो बंदा जो तुम्हारे उस अकाउंट तक पैसे पहुंचाए। और हम क्या कर रहे हैं? उसको हकीर समझते हैं, उसके साथ बुरा भला सलूक करते हैं। कुछ तो वैसे ही एम्बेसडर बन चुके हैं ना, जो कि एम्बेसडर है ही नहीं, उनको अकाउंट का पता ही नहीं है, जैसे फकीर होते हैं सड़कों पे खड़े हैं। वो तो आपके, वो तो आपकी नीयत है, वो तो आप एक प्रोफेशन को बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल में तो वो स्वाब मुझे मेरा नहीं ख्याल कि उसको स्वाब का काम है, बल्कि आप एक मुआशरे के अंदर बुराई पैदा कर रहे हैं, रोड को भी खराब कर रहे हैं। सिग्नल खुला हुआ है, आपको पड़ी को मैं 10 रुपये 20 रुपये दे दूं, 100 रुपया दे दूं, और पीछे सब लोगों का हक मार रहे हैं आप। वो तो एक मैं चीज उसको अच्छा नहीं समझता। तो हमारी ये जो इबादत है, हमें इससे ऊपर निकलना है, इससे ऊपर निकल के सोचना है कि यार इसका मकसद मेरी जिंदगी में मेरे सॉफ्टवेयर को ठीक करना है। ये जो मैं हज, देखिए कितनी चीजें फर्ज हैं आपके ऊपर, नमाज फर्ज है। नमाज क्या करती है? उसका एक मकसद है। नमाज आपको बुराई से रोकती है, नमाज आपके अंदर तकवा पैदा करती है, नमाज आपके अंदर क्या करती है? अल्लाह की याद है, जिक्र है, अल्लाह की याद दहानी है। और अगर आप नमाज में एक एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि आप देखिए हमारे जितने फिरके हैं, ये सब की बेस, सबसे बड़ी बेस नमाज के ऊपर बनी हुई है, कि भी ये कैसे नमाज पढ़ता है, ये इस तरह से नमाज पढ़ता है। और फिरकों के अंदर उन्होंने जो डिवीजन की हुई है वो किसके ऊपर की हुई है? नमाज की जो हमारी पोस्चर है उसके ऊपर। ये रफा दैन नहीं करते, ये हाथ इधर बांधते हैं, ये आमीन नहीं कहते, उसके ऊपर एक अजीब लड़ाई किस्म की डाल के बैठ गए, असल रूह हमने खत्म करती हुई। तो इसलिए हम, अगर अल्लाह ताला ने कहा कि जो किस पर रखते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो गैब पर यकीन रखते हैं, ये मोमिनों की निशानी है। वो जो मेरे अंदर गैब पैदा होना है सारी उम्र मरते दम तक, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक्सरसाइजेज दी है, रोजा, नमाज, ज़कात, तो हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। और कुरान को अल्लाह ने कहा है कि मैंने इसको आसान बनाया है। कुछ लोगों ने हमें कुरान से दूर कर दिया हुआ है, और ये कह के कि इसको ज़ाहिरी पढ़ना जो है ना, ये तो जाहिलियत है, बाकी सारी दुनिया के काम करो, इसके ऊपर ना करो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हमारे, हमें अपने दीन को खुद समझने की हिम्मत अता करे। और हमने जो बाज लोगों को दीन दे दिया हुआ है कि यही इस दीन के जो है वो जिम्मेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, तो हमें उसको भी समझना चाहिए। अच्छा जी, आज मैंने एक 5 क्वेश्चंस आपको दिए थे, पहले मैं आपके साथ उसको ओवरव्यू करूंगा, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चंस 5। और उनके मैंने असल में 5 स्टाइल आपको दिए क्वेश्चन के, कि आपको एग्जाम में डेटा किस तरह से मिल सकता है। क्वेश्चन करना आपको मेरा ख्याल है आता है। पहले मैं टेम्पलेट डिस्कस करूंगा सेल्स टैक्स का, उसके बाद उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि क्वेश्चन को करना कैसे है, मुझे डेटा कैसे मिलेगा। मुझे रूल्स तो आते हैं, लेकिन मुझे बॉल मिलेगी कैसे, मैंने उस बॉल को पिक कैसे करना है। ये एक टेम्पलेट है जो मैंने आपके सामने, आपको नजर आ रहा है। ये वाला जो टेम्पलेट आपको नजर आ रहा है, ये उस वक्त बनेगा जब क्वेश्चन के अंदर आपके पास सेल की टाइप एक से ज्यादा हो। हमारी सेल जो है वो नॉर्मली हमें एग्जाम में किस तरह से मिलती है?
एक होती है हमारी टैक्सेबल, एक होती है हमारी जीरो रेटेड, और एक होती है एग्जेम्प्ट। ये तीन तरह की सेल हमारे पास मौजूद होती है। जो टैक्सेबल हमारे पास गुड्स होती हैं उसका फॉर्मूला होता है कि उसकी लाइबिलिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम अपने आउटपुट टैक्स में से जो लोगों से लेते हैं उसमें से माइनस क्या कर लेते हैं, इनपुट टैक्स। एक दो क्वेश्चन आपकी किताब में मौजूद हैं जिनके अंदर ये बाकी दोनों गुड्स हैं ही नहीं, ना जीरो रेटेड गुड्स हैं, ना ही उसके अंदर एग्जाम्ड गुड्स हैं। राइट। वो क्वेश्चन सीधे का सीधा ऐसे ही चलता है कि आप उसमें इनपुट कैलकुलेट करते हो पहले। देखिए क्वेश्चन में डाइवर्सिफाइड सेल हो या ना हो, इनपुट आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, क्योंकि सबसे औखा काम एग्जाम के अंदर क्या होता है, इनपुट को कैलकुलेट करना। राइट। अगर आप इनपुट कैलकुलेट करने के बाद देखें कि इसमें से मेरे पास जीरो रेटेड गुड्स भी हैं, एग्जाम्ड गुड्स भी हैं। देखिए आपके पास टैक्सेबल गुड्स और एग्जाम्ड जीरो रेटेड गुड्स भी हो सकती हैं, आपके पास टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट गुड्स भी हो सकती हैं, आपके एग्जाम में जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट गुड्स भी हो सकती हैं, तीनों भी हो सकती हैं, किसी कॉम्बिनेशन में भी हो सकती हैं। और हो तो सबसे पहला काम आपने एग्जाम में क्या करना है, इनपुट को ढूंढना होता है। इनपुट ढूंढने के बाद देखा जाता है कि क्या ये सारे का सारा इनपुट टैक्सेबल गुड्स के रिगार्डिंग है या इसके अलावा कुछ और भी है। और अगर और भी है तो फिर आपको उस इनपुट को क्या करना होता है, जीरो रेटेड का इनपुट उसमें से अलग करना होता है आपने, और आपने उसमें से एग्जाम्प्ट का आपने इनपुट जो है वो क्या करना होता है, अलग करना होता है। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन में से इनपुट टैक्स आपने अलग करना है। बेशक क्वेश्चन आगे से डाइवर्सिफाइड हो या ना, पहले आपने सबसे पहले ये चीज फाइंड करनी है। जब ये फाइंड कर लेंगे फिर जब सेल को देखेंगे, तो सेल के ऊपर आके आप देखेंगे कि मेरी सेल के अंदर क्या एक ही तरह की सेल है। राइट। तो फिर आप आउटपुट को लेके उसमें से इनपुट माइनस कर देंगे। क्या ये इसमें जीरो रेटेड भी मौजूद है, उसका इनपुट लेके उसको आप रिफंड में डाल देंगे। और अगर उसके अंदर एग्जेम्प्ट भी है, उसको लेके उसको क्या कर देंगे, जाया कर देंगे, उसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो पहला स्टेप ये क्वेश्चन में से एक्सपेंसेस को ढूंढना। अब इनपुट भी आगे से क्या होती हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे एक्सपेंसेस की वजह से जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं सॉरी इसमें लेते, परचेजेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिसकी वजह से आप टैक्स देते हैं। परचेजेस आप सारी लेते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लेते। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बिजली का बिल, सुई गैस का बिल आ गया। राइट। और आपके कोरियर चार्जेस आ गए, सर्विसेज आ गई, ये जो सारी पेमेंट्स आप इंपोर्ट कर देते हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। इसके अंदर कुछ चीजें आप नहीं लेते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जैसे सैलरीज हैं, वेजेस हैं, इंटरेस्ट है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीजें बनी होती हैं ना, तो वो आप यहाँ पर नहीं लेते। तो आपको पता डिप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग में तो होगी लेकिन यहाँ पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये चीजें आप लेते हैं। दूसरी चीज इसमें होती है फिक्स एसेट। इसका भी वही सेम ट्रीटमेंट होगा कि अगर फिक्स एसेट जो है वो जो आपकी जीरो रेटेड में यूज हो रहा है उसका इनपुट आप यहां पर रिफंड ले लेंगे। क्या कर लेंगे, उसका यहां रिफंड ले लेंगे। और अगर वो फिक्स एसेट जो है आपकी एग्जाम्प्ट गुड्स में यूज हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, जाया कर देंगे। बिल्कुल बेसिक मॉडल मैंने आपके सामने रखा है। यहां तक कोई चीज ना समझ आई हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरीज, वेजेस आ गई, आपकी बिजली का बिल आ गया। इनका सवाल यह है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप आपके सेल्स टैक्स में जो मेन आइटम आती है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। ठीक है, कोरियर चार्जेस आते हैं। अच्छा, सेल्स टैक्स में सैलरी का वर्ड कभी यूज नहीं किया, उसने डेटा देता ही नहीं है, लेकिन सैलरी होती तो है ना, सैलरी, वेजेस,
डिप्रिसिएशन होती है नहीं, ये सारी चीजें, इंपोर्ट परचेजेस कर लें प्लस इंपोर्ट कर लें, ये चीजें आपको मौजूद होती है। इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी को लेना होता है, सर्विसेज को लेना होता है, इन चीजों के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता। जैसे इंटरेस्ट है, ये भी तो आपका एक्सपेंस होता है ना, लेकिन आप सेल्स टैक्स इसके ऊपर चार्ज नहीं करते। ये बेसिक मैंने आपको चीज बता दी। ओके, और आपने उसके मुताबिक करना। देखें, सवाल से घबराना नहीं है आपने, ये देख के नहीं कहना यार ये मुझे नहीं आता। आपने अपने सवाल की डायरेक्शन सेट करके उसमें से चीजें निकाल ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर में देखें कि रेजिजुअल है या नहीं है, अभी फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकती हैं, ये देखिएगा मैंने यहां पर दी हैं। मैंने भी बताया कि फर्ज करें कि अभी मुझे नहीं पता कि ये कॉमन है या नहीं है, अभी मैं इनपुट कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेल देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, आप उसका टैक्स लेंगे। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप इसको इग्नोर करेंगे। परचेज ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, इसके ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे। परचेज ऑफ एग्जाम गुड्स, इनको आप इग्नोर करेंगे। अनरजिस्टर्ड से परचेज करें, जीरो रेटेड गुड्स आप परचेज कर लें या एग्जाम गुड्स परचेज परचेज कर लें या इंपोर्ट कर लें, एक ही बात। नहीं बेटा, वो अलग चीज है। जो चीज हमने खरीदी है और वो जीरो रेटेड में इस्तेमाल हुई है, तो उसका तो सारे का सारा रिफंड हो जाएगा। वो तो खत्म, वो नहीं लेंगे ना, लेंगे रेगुलेटरी नहीं होता। हाँ जी, लेंगे नहीं। जो आपने इनपुट वाला बताया, एक पॉइंट ऑपरेटिंग बेसिक प्लस परचेज आते हैं, उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं होता नहीं, इस। ठीक है, ये चीज भी हो गई। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसका आप टैक्स लेंगे। अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट्स, अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं, एग्जामिनर बता रहा है कि ये कमर्शियल इंपोर्ट है, राइट, यानी आपने चीजें खरीद के आगे बेचनी है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप लेट्स सपोज के नॉर्मल टैक्स 18% है, तो आप इसके ऊपर फिर 3% मजीद लेंगे, यानी 21% लेंगे। कहां पर आप 3% नहीं लेंगे, ये बात देखिएगा। एक, कि अगर रॉ मटेरियल है या फिक्स एसेट है, वहां पर आप 3% नहीं लेंगे, ठीक है। या दूसरा, कि आपकी जो रिटेल गुड्स है, उसको आप रिटेल प्राइस पे टैक्स दे रहे हो, तो वहां पर भी आप ये 3% नहीं लेंगे। दो जगहों पर मैंने बताया कि आप नहीं लेंगे। अगर ये रॉ मटेरियल है, फिक्स एसेट जो आपने खुद यूज करना है, इन हाउस कंजम्पशन उसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके ऊपर उसका भी आप टैक्स लेंगे। पिछले 6 महीनों की परचेज जिसके ऊपर अभी तक आप इनपुट क्लेम नहीं कर सके, वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 डेज, अगर आपने पीछे इनपुट क्लेम किया था, अभी तक 180 दिन हो गए, आप उसकी पेमेंट नहीं कर सके, तो उसको आप लेस कर देंगे इसमें से। पिछले 80 दिनों 180 डेज के अंदर आपने कोई चीज परचेज उधार पे की थी, एग्जामिनर बताता है कि अभी तक वो पेमेंट ड्यू है उसकी, अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, क्रेडिटर्स में है। इसके लिए वो वर्ड क्या यूज करता है बाज़ औक़ात, कि वो क्रेडिटर्स में अभी तक पड़ी हुई है। उसका इनपुट, अगर इनपुट क्लेम नहीं कर सके, फिर ये रिवर्सल ही पड़ेगी। शर्त ये है कि पहले आप इनपुट क्लेम कर चुके हुए, तो उसकी रिवर्सल डालनी है। अगर क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी आ गई, उसको भी निकाल दें। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, उसको भी निकाल दें, राइट। पेमेंट अगर आपने कैश कर दी है, 50,000 से ज्यादा की पेमेंट, उसको भी निकाल दें। पर्सनल यूज के लिए अगर आप आइटम्स आपने इस्तेमाल की हैं, लेकिन वो ट्रेड मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं थी, ये क्या थी? परचेज फॉर परचेज परचेजेस फॉर पर्सनल यूज, आपने कोई आइटम पर्सनल यूज के लिए की है, उसको भी निकाल दें, ठीक है। परचेजेस, नहीं, ऑफिस यूज किसके लिए है एग्जाम्पल, क्या वो टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही है? अगर है तो ठीक है, अगर वो ऑफिस यूज में है तो फिर नहीं लेंगे। ऑफिस यूज में आपने टिश्यू बॉक्स लिया है, तो आप तो उसके एंड कंज्यूमर हैं। ऑफिस यूज के अंदर आप पानी की बोतल ले आए, एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए खाना ले आए, एम्प्लॉयज के लिए आपने वर्दी ले ली है, उसका भी आप इनपुट नहीं लेंगे। अगर एक चीज है, अगर साई को दी है और लेकिन वो पार्टी बिजनेस के लिए भी यूज हो रही है और पार्टी नहीं टैक्स। बेटा, जहाँ सेल्स टैक्स के अंदर बिजनेस का इशू नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स में बहुत बड़ा फर्क है। कल मैंने एक क्वेश्चन देखा, उसके अंदर उसने रॉ मटेरियल एम्प्लॉय को दिया था, लेकिन उसने उसका इनपुट नहीं लिया, आउटपुट नहीं लिया। एक वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था ना,
तो मैंने उसका वो आपने स्टेप्स पॉइंट्स लिखवाए हुए थे, उसके अंदर था कि अगर एम्प्लॉय को चीज लेगा तो उसके ऊपर इनपुट भी लेंगे आउटपुट भी लेंगे। वो गुड्स के मामले के अंदर था, रॉ मटेरियल के अंदर नहीं ना लेते, इनपुट नहीं लेते आउटपुट नहीं लेते। देखें बेटा, दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आप ड्राइंग्स आपने की हैं ऑफिस, पहले तो चीज जो आपने पूछी है वो ये है कि मैं ऑफिस में लेकर आया हूँ, मुझे उसका इनपुट मिलना है या नहीं मिलना। हर वो चीज जो आप अपने ऑफिस में अपनी फैक्ट्री में लेकर आते हैं उसका इनपुट नहीं होता। उसकी शर्त होती है कि वो जो आप चीज लेकर आए हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ, वो देखना पड़ता है। समझ आ रही? अगर आप लेके आए हैं, जिसकी लॉ ने लिस्ट हमें बताई हुई है, मसलन आप टिश्यू बॉक्स ले आए हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप जो हैं वो, आपने लकड़ी का दरवाजा लगवा लिया, आपने बिल्डिंग बना ली है, आप कंप्यूटर ले आए हैं अपने ऑफिस के अंदर, इसका इनपुट नहीं मेरा बेटा मिलना आपको। इसका इनपुट, क्योंकि आप इसकी कंजम्पशन कर रहे हैं ना, आप इसको टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल। लेकिन रॉ मटेरियल है जिसको आपने मैन्युफैक्चर करना है, परचेजेस हैं जिनको आपने सेल करना है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसको यूज कर रहे हैं, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है, फॉक लिफ्टिंग व्हीकल है, ये वो आइटम्स है। बाकी आइटम्स भी बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हैं, बाकी आइटम्स भी बिजनेस का हिस्सा है। सैलरी आप दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए दे रहे हैं ना, इंटरेस्ट दे रहे हैं बिजनेस के लिए दे रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स में अलाउ है, अकाउंटिंग में अलाउ है, लेकिन उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। समझ आ रही? आपके एम्प्लॉयज खाना खा लिया आपने, बोर्ड आपकी मीटिंग हुई है बीओडी की, इनकम टैक्स में आप उसका एक्सपेंस लें, सेल्स टैक्स में नहीं है, उस खाने के ऊपर आपने सेल्स टैक्स दिया हुआ है, इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसको। अंडरस्टैंड? तो टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन इसीलिए आपको बताई गई थी कि जहां पर आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, वहां मिलेगा। हाँ, बिजली के बिल के ऊपर उसने कुछ नहीं कहा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपके ऑफिस में इस्तेमाल हो या आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो, उसका आप इनपुट लेंगे। ये एक डिफरेंट चीज है, ये चीज है। अच्छा जी, अगर आपकी परचेज रिटर्न हुई हैं और आपने डेबिट नोट नहीं इशू किया, परचेज रिटर्न में क्या होता है कि आपको डेबिट नोट इशू करना है। अगर आपने डेबिट नोट इशू नहीं किया तो उसको भी माइनस कर देंगे। और कुछ स्पेसिफिक परचेज है जो रिजिजुअल नहीं है तो आप उसमें से कॉमन में से माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें से वो लेकर चलेंगे उसको। ये बात क्लियर हो गई? ये पॉसिबल आइटम जो है मैंने आपके सामने ये लिख दी हैं, ये तमाम जो पॉसिबल आइटम्स थी। मैं इसको एक काम करता हूँ कि इस फाइल को मैं ड्राइव के ऊपर अपलोड भी कर देता हूँ। हाँ जी। जी, मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये भी साथ ही रहने दूं ये वाला? ये कुछ इधर आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है। मैं थोड़ी सी सेटिंग कर दूं ताकि वो आपके पेजों की बचत हो जाए।
एक रह गई। ये मैं इसको गूगल ड्राइव में शेयर कर देता हूँ, एक्सेल की फाइल भी और दूसरी भी। आ गई। चलें, ये मैं जाके मुझे याद कराइएगा, पता नहीं अभी यहाँ पर हो या ना हो। ये पासवर्ड मांगेगा मेरे से। चलें, ये फाइल मुझे याद कराइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ से शेयर नहीं हो रही। ठीक है जी। तो पहली चीज ये है कि आपने इसमें इनपुट आपने वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि अगर तो आपको लगे कि ये सप्लाई एक से ज्यादा है, तो यानी डाइवर्सिफाइड है, फिर आप क्या करेंगे, पहले टैक्सेबल गुड्स को आप लेंगे। तीन चीजें हैं ना हमारी, कि हमारी जीरो रेटेड गुड्स होंगी। ये लाइट है, इस वजह के एसी चल रहे हैं। दोबारा चलेगा ना लाइट। अच्छा, उसने स्विच किया है इसे। अच्छा, चलें इसको जरा ऑन होने दें। हाँ जी। नहीं हुआ। बंद करके ऑन करें उसको। बंद करके ना ऑन करो। वो कह रहे हैं गुड्स, इनका क्वेश्चन है कि गुड्स इंपोर्ट करने करने पे कोई बेनिफिट होता है जी? बिल्कुल, वो जो आप इंपोर्ट के टाइम पे टैक्स देते हैं। अगर आपने कुछ चीज़ों को इंपोर्ट किया और वो एग्जेम्प्ट है या वो जीरो रेटेड है, फिर तो आपने दिया ही कुछ नहीं है। और अगर आपने इंपोर्ट की है तो वो आपका इनपुट है। अब आपका अगला सवाल है कि मैंने चीज़ें इंपोर्ट करके उसका होगा क्या, उसकी आगे वही तीन शक्लें होंगी। अगर आपने इंपोर्ट करके एग्जेम्प्ट गुड्स बना दी हैं तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो गई। और अगर आपने इंपोर्ट करके किसी और जगह एक्सपोर्ट कर दी है तो उसका रिफंड मिल जाएगा आपको। और अगर आपने वो गुड्स इंपोर्ट करने के बाद टैक्सेबल गुड्स बना के सेल कर दी हैं तो आपको इनपुट में आउटपुट में से माइनस हो जाएगा। यानी जो भी आपने टैक्स दिया हुआ है वो आपने लोकली पे किया है या इंपोर्ट के टाइम पे किया है। नहीं बेटा, 25% कुछ आइटम्स के ऊपर है, इनका सवाल ये है कि 25% माइनस होगा नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने इंपोर्ट क्या किया है। अगर तो SRO 297 वाली आइटम्स है, कॉफी है, उसके अंदर वो जूसेस हैं, शैम्पू है, फर्नीचर है, वगीगर है, ज्वेलरी है, वो आइटम्स की हैं तो उसका 25% है। वो आप देंगे भी 25%, क्लेम भी 25% करेंगे। और अगर सेल करेंगे तो लोगों से भी 25% ही लेंगे। सही है। और अगर वो रिटेल गुड्स हैं तो उसका आप क्या करेंगे,
उसकी जो रिटेल प्राइस के ऊपर 25% लेंगे, बस उसका ये है। जो चीज आप, जी देखें, जो आपकी SRO 297 में कोई भी आइटम रॉ मटेरियल नहीं है, वो सारी कमर्शियल ही होंगी। उसके ऊपर आप जो है वो 3% नहीं देंगे, क्योंकि आपसे वो टैक्स का किस पे लेते हैं, आपकी रिटेल प्राइस पे ले रहे होते हैं। जब रिटेल प्राइस पे इंपोर्ट वाले टैक्स लें तो फिर वैल्यू एडिशन 3% टैक्स नहीं लेते वो। ओके जी। तो ये चीज थी कि फिर उसके बाद पहली स्टेज आपकी होगी कि आपने सवाल में से क्या फाइंड कर लिया, इनपुट टैक्स आपने ढूंढ लिया। उसके बाद आपने अपनी सेल को देखना है, मेरी सेल क्या है। देखिए, अगर तो सेल आपकी सिर्फ एक ही तरह की है तो सारी लिख लें, और वो इनपुट जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया आउटपुट में से माइनस कर दें, बात खत्म हो गई। और अगर सेल अब आपकी 3 तरह की है, जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया है वो 3 तरह की हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो अपनी टैक्सेबल गुड्स को लिखें जो आपके पास मौजूद है। टैक्सेबल में आपके पास रजिस्टर्ड को जो आपने सेल की है और जो अनरजिस्टर्ड को सेल की है, ये बात याद रखें कि ये दोनों एडजस्टेड होनी चाहिए। डिस्काउंट, खाम खा का डिस्काउंट ना हो, उसकी ठीक करेंगे आप। सही है। उसने जो है वो उसके ऊपर क्या किया हुआ है, कोई वैल्यू अंडर इनवॉइस की हुई है, उसको आप ठीक करेंगे। अंडरस्टैंड। किसी पिछले महीने की सेल ना हो, उसको आप ठीक करेंगे। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आपने लेकर आनी है वो क्या, अच्छा यहाँ एक और चीज नोट करनी है कि यहाँ सेल्स टैक्स नहीं लेना, यहाँ इसकी सप्लाई वैल्यू लेनी है मेरा बेटा। ये गलती नहीं करनी एग्जाम। इस जगह पर आके आपने सेल्स वैल्यू लेनी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी है, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी। इसी तरह आपकी कोई ड्राइंग्स हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की हैं, राइट, वो आप यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे। आपने कुछ सैंपल दिया है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, और सेल्स रिटर्न यहाँ से माइनस कर देंगे। तो तो ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि ड्राइंग्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की हैं तो ठीक है। अगर तो वो चीज ठीक पड़ी हुई है, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है तो रहने दें, और अगर वो गलत है तो उसको माइनस कर दें। सही है, ठीक है। अच्छा, आपने रिटर्न यहां तक आ गए, फिर उसके बाद आ जाएंगी जीरो रेटेड। उसमें आपकी एक्सपोर्ट आ गई, सप्लाई टू डिप्लोमेट आ गया, सप्लाई टू ईपीजी वगैरह, कोई और चीज है, ये सारी आइटम तो ये आपकी क्या आ गई, तो आपकी ए एक्टिविटी आ गई, ये आपकी बी एक्टिविटी आ गई। सप्लाई ऑफ एग्जाम्ड गुड्स, वो भी एक से दो तरह की हो सकती हैं वो आपने। अच्छा, एक दो दफा एग्जामिनर ने ये भी हरकत की है कि उसने जीरो रेटेड गुड्स को टैक्सेबल में डाला हुआ है, टैक्सेबल को जीरो रेटेड में डाला हुआ है, और जीरो रेटेड को एग्जाम्प्ट में डाला हुआ है, इस तरह। तो आपने वहां से निकाल के उसकी अपने सही हेड पे ले आना। यानी सबसे पहले आपने एग्जाम में वैल्यू सेट करनी। जब वैल्यू सेट कर लेंगे तो आपके पास ऊपर जो इनपुट आ रहा है, जो टैक्सेस आपने पे किए हैं वो दो तरह के होंगे, परचेजेस के और फिक्स एसेट के। आप परचेजेस के भी लिख लें और फिक्स एसेट के, उनको इनके अकॉर्डिंगली अपोर्शन कर लें। बार बार बता रहा हूँ कि ये बात अब टाइम नहीं है बताने का, कि हो सकता है कि आपकी ये वैल्यू जो है ये दो ही आइटम्स हों, कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो एक ही जगह इस्तेमाल होंगी, कुछ दो जगह, कुछ तीन जगह। तो जो जो आइटम जहां जहां इस्तेमाल हो रही है उसको उसका इनपुट वही डालना है, जो ऊपर मैं बात बता के आया हूँ उसी को आपने फॉलो करना है। ये कि वो जो इनपुट आपने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करने के बाद इसमें से कौन सा इनपुट किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है उसको वहां लेकर जाना है। अंडरस्टैंड, ये वाली वो चीज मौजूद थी। जब उसके बाद आप यहां तक आ जाएंगे तो उसके बाद आपके मेन क्वेश्चन दोबारा शुरू होगा। आपके पहले आउटपुट टैक्स आएगा, यहां आपने परसेंटेज लेनी है, ये बात याद रखें। ये जो ऊपर आपने कैलकुलेशंस की थी, अब दोबारा कैलकुलेट, यही वैल्यू आपने डायरेक्ट यहां उठा लेनी है, यही वैल्यू आप डायरेक्ट यहां उठा लें। अब दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आउटपुट आ गया, अब लेस इनपुट आ जाएगा। इसमें पहले देखें क्वेश्चन में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है, प्लस उसमें आप ऐड करेंगे इसमें इस महीने का इनपुट, या तो वो स्पेसिफिक है या पोर्शन होके आया हुआ है। वो ऐड करने के बाद स्पेसिफिक वगैरह को आप 90% का रूल लगाएंगे। जब 90% का रूल लगाएंगे तो यहाँ इसकी एक्सेप्शन सोचेंगे कि क्या लगना है इस क्वेश्चन में मेरा 90% का रूल या नहीं लगना। विच एवर इज लोअर करके आप यहाँ पर वो करेंगे। फिर इसमें से आप लेस करेंगे फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स,
फिर आप इसमें ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। वो रूल मैंने आपको एक दफा बताया था, राइट। आउटपुट लेस इनपुट ऐड फर्दर टैक्स, ये वाला जो रूल था, मानो बिल्ली आपने बनानी है ऐसे करके, ठीक है, तो वो आपका ये हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला घबराना नहीं है आपने। उसके बाद जो 90% की रिस्ट्रिक्शन वाला कैरी फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन में है, ऐड कर दें फिक्स एसेट वाला, तो आपका टोटल कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। और उसी तरह रिफंड वाला, ये पूरा टेम्पलेट मैंने आपके सामने बना दिया हुआ है। तो वो जो स्पेसिफिक इनपुट टैक्स है उसके अंदर मतलब फिक्स एसेट का तो लैदा हो जाएगा, तो किस तरह का हो सकता है स्पेसिफिक इनपुट टैक्स? इसके ये वाला, यस सर। ये स्पेसिफिक इनपुट टैक्स ये है कि जैसे मैंने आपको एक बड़ी बुरी सी मिसाल दी थी कि आप बनाते हैं, कुछ फूड आइटम्स बनाते हैं, राइट, कुछ फूड आइटम्स बनाते हैं, उसमें से आप टैक्सेबल भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं, और कुछ जीरो रेटेड बनाते हैं, और कुछ एग्जेम्प्ट भी हैं। यानी आप गोश्त काटते हैं, राइट, और गोश्त डायरेक्ट बेच देते हैं, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, राइट। आप कबाब बनाते हैं, तो आपकी नॉर्मल हर मसाला जात ये वो सब कुछ डालते हैं आप, सही हो गया। लेकिन किसी खास शहर वाले कहते हैं यार इसमें गधे का गोश्त भी डालना बड़ा टेस्टी होता है, राइट। लेकिन ये जो बाहर आप बेचते हैं अमेरिका में, वो कहते हैं भाई हमें गधे का गोश्त नहीं आपने भेजना, हमें सुअर का गोश्त भेजना है। मिसाल दे रहा हूँ ना समझाने के लिए, वैसे तो गोश्त एग्जेम्प्ट है, लेकिन आप जो इसमें वो स्पेसिफिक आइटम जो ऐड करते हैं वो इधर आ जाएगी, वो कॉमन। देखें, जिस चीज का आपको पता है कि ये मेरा एक्सपेंस इस जगह हो रहा है, तो वो तो कॉमन ना ना हुआ, वो तो अपनी जगह पर जाएगा। जिसका आपको क्लियर कट पता है कि ये प्लांट मेरा सिर्फ जीरो रेटेड गुड्स में इस्तेमाल हो रहा है, उसका सेल्स टैक्स तो रिफंड होना है, वो आपके कॉमन का हिस्सा तो नहीं बनेगा। जिसका आपको पता है कि ये मेरा बिजली का मीटर जो है ये सिर्फ जीरो रेटेड गुड्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कॉमन तो ना ना हुआ, उसका तो आपको कुछ नहीं मिलना। ये चीज ठीक है। तो तो उसको इसलिए इधर रिफंड ले लेते हैं, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर हमने कोई टैक्सेबल एक्टिविटी की है कोई जिसका हमें पता है कि यार ये स्पेसिफिक इनपुट टैक्स है, वो सिर्फ दिखेंगे ना वो इधर? वाला यहाँ आएगा। ये मैंने स्पेसिफिक जो लिखा हुआ है, ये बहुत कम क्वेश्चन में हुआ है, कोई एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, नॉर्मली कॉमन होके इधर आ जाते हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ रहा है, नहीं एग्जामिनर बताता है कि ये वाली चीज टैक्सेबल में सिर्फ इस्तेमाल हुई है और कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुई, ये उसकी बेसिक फिलोसफी है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए थे। मैं वो क्वेश्चन कहाँ, ये देखें, ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। मैंने कहा था भी आपके ये पॉसिबली ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आता है। पहला क्वेश्चन कन्वेंशनल है, यानी का टाइप 1 नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाले टेस्ट हुए हैं जिसके अंदर के एग्जामिनर हमें इस तरह का डेटा प्रोवाइड करता है। इनको साथ साथ हम पढ़ेंगे भी, साथ साथ इसको डिस्कस भी करते जाएंगे कि ये किस तरह की वो चीज मौजूद है। अच्छा, ये पहले देखिएगा इस टाइप के, पहले मैं आपको ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, इसका एक काम कीजिएगा कि ये 5 क्वेश्चन इसमें से आप कर चुके हुए हैं, डेली बेसिस इसका प्रिंट ले लीजिएगा, बुक शॉप से या जहां से भी आपने लेना है, 10 पेजेस हैं। एक क्वेश्चन करें, उसको तसल्ली से सोचें। फिर दूसरा, मैंने पांचों तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हुए, पांचों तरह के। एक क्वेश्चन इसमें रह गया है कि अगर जिसमें अपोर्शनमेंट नहीं होती, इसमें अपोर्शनमेंट नहीं होती, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन मैंने मेहरबान एसोसिएट का डाल दिया, राइट। इसके अंदर आप देखें परचेज और सेल इस तरह से डेटा गिवन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने डाल दिया इस तरह से, एग्जाम में आया हुआ है कि मिस्टर ए है, बी है, सी है और डी है, 4 लोग हैं, और इस तरह से क्वेश्चन मिस्टर एस वाला, मिस्टर टी वाला, मिस्टर एम वाला, 4-5 क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं। एक तो ये स्टाइल है।
अच्छा बेटा, ये मैंने ना इसका वो जो मैसेज वाला ना ओपन किया हुआ है, प्लीज आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें। मैं बताता हूँ। अच्छा, एक तो ये है, मैं इनके रिप्लाई करता हूँ आपको, आपके जो क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें उसने प्रोडक्ट दे दी हैं। ये डिफरेंट स्टाइल है। देखें यहाँ पर उसने कहीं प्रोडक्ट, वो सिर्फ प्रोडक्ट में ये बताता है ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है। यहाँ उसने दो प्रोडक्ट दे दी हैं जिनके फीचर डिफरेंट है। ए और है, बी और है, डाइवर्स। इस तरह से भी डेटा आपको एग्जाम में मिल सकता है। और एक और स्टाइल है जो एग्जाम में कभी नहीं आया, आपके लिए शायद आ जाए, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जामिनर आपको दे दे। उसमें क्या करेंगे, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इधर गया ये एक चीज भी मौजूद है। इसको जरा मैं माइक को सेट कर ये। अच्छा जी, एक ये स्टाइल है, और एक स्टाइल ये है जिसके अंदर के एग्जामिनर ने आपको पूरा टैक्सेबल इनकम ही कैलकुलेट करके दे दी। ये हम लास्ट टाइम कर चुके हुए। और एक क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं डाला जिसके अंदर के अपोर्शनमेंट नहीं है। इसमें अपोर्शनमेंट वर्किंग वन वर्किंग टू बनी नहीं है। एक एक या दो क्वेश्चन आपके मौजूद हैं। अच्छा, पहले तो इसको साथ देखते जाते हैं जहां पर इसे, एक तो बहुत सारी एडजस्टमेंट आज हम सीख लेंगे दोबारा। ठीक है, सोल्यूशन साथ मौजूद है। इतना टाइम नहीं है कि मैं सोल्यूशन को भी करूं, लेकिन उसका मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा आपको, साथ पढ़ के सुनाऊंगा, आपने तो तवज्जो से सुनना है इसको। अजम्पशन लेते हुए एहतियात करनी चाहिए कि मैं क्या अजम्पशन ले रहा हूँ, क्या अजम्पशन बनती भी है या नहीं। अजम्पशन की चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो साइड पे लिखने की चलिएगा नहीं, बस नहीं है। नहीं, जहां पर आपको डाउट है, समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहा है, जैसे उसने प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है, बता नहीं रहा इनकम टैक्स में कि वो रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो जब उसकी कैलकुलेशन करें तो वही ब्रैकेट में उसके नीचे लिख दें कि मैं इसको ये अज्यूम कर रहा हूँ। ऐसे भी कर दें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों के स्टार या उनके वो चीजें देखते रहें। उसके नीचे वहीं जहां आपने बनाया उसके एक लाइन छोड़ के वहीं कर दें कि जी मैं इसको ये अज्यूम कर रहा हूँ, ताकि उसको पता चल जाए। उसको मुसीबत में ना डालें कि आपका पहले 3 सफों का सवाल देखें और फिर आपके स्टार ढूंढता रहे कि किसने कहाँ स्टार लगाया हुआ है। उसके लिए आसानी, आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे, वो आपके लिए पैदा करेगा। आप उसके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, वो इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल पैदा करे। जो उसने पूछा उसको सीधी बात बताएं, जो सवाल का नंबर उसको सवाल का नंबर दें। सारे क्वेश्चन एक पार्ट एक ही जगह पर करें। मेहरबान एसोसिएट इज एंगेज्ड, is registered under sales tax. MA is engaged in the business of manufacturing and supply of various consumer goods. Following information for the month of this purchases. ये क्या है, पहले क्या ढूंढना हमें एग्जाम में से, पहले इनपुट ढूंढते हैं सारा। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी आइटम है। टैक्सेबल गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इसको इग्नोर कर, अनरजिस्टर्ड से तो नहीं मिलनी ना इसको, तो ये हमारे सवाल का हिस्सा ही नहीं है, लेनी लिखेंगे जरूर लेकिन इसको नहीं लेंगे। आगे आगे सप्लाईज, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, इसमें देख लें कि इसके ऊपर आपको 4% का सोचना चाहिए। एग्जाम्ड गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये एग्जाम्ड है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये आपकी 5th शेड्यूल की आइटम्स हैं, यहां से हमें रिफंड मिलेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्ड गुड्स टू यूएई, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्ड गुड्स। अब यहां पर देखना पड़ेगा ये एग्जाम्ड गुड्स बनाई हैं या खरीदी हैं, बनाई हैं या, ऊपर उसने क्या कहा, मैन्युफैक्चरिंग में है, क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रेडिंग नहीं कर, ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये भी मेरी जीरो रेटेड हो गई, इसका भी मुझे रिफंड मिलना है। अब देखें कैसा, ऊपर उसने कहा ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, राइट। तो अब मेरी एग्जाम्प्ट गुड जो मैंने एक्सपोर्ट की है वो, तो मेरी यहां पर कितनी हो गई, एक, दो और तीन मेरी डाइवर्सिफाइड हो गई। इस क्वेश्चन में चांसेस ये हैं कि मुझे वर्किंग वन वर्किंग टू बनानी पड़ेगी, लेकिन इसने मुझे क्या बताया, इसने मुझे सिर्फ एक चीज बताई है कि इस सवाल के अंदर मुझे वर्किंग बनानी है। अब मैं इनपुट को ढूंढता हूं पहले।
अगर कहता मैं ट्रेडिंग करता हूं तो फिर मैं इसको एग्जाम्प्ट के ऊपर रिफंड ना लेता, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं एग्जाम्प्ट गुड्स ही खरीद रहा हूं और एग्जाम्प्ट गुड्स ही बेच रहा हूं, एग्जाम्प्ट गुड्स बाय कर रहा हूं और एग्जाम्प्ट गुड्स ही सेल, तो फिर मैं इसके ऊपर इनपुट ना लेता, मैं इसका रिफंड ना क्लेम करता, रखता इसको अलग ही एग्जाम्प्ट। मैं फिर इसको क्या करता, इसको इसके अंदर डाल देता, एग्जाम्प्ट को एग्जाम्प्ट में डाल देता। ये इसका होता सवाल। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये मेरी क्या है, इनपुट की डिटेल है, उसकी अब एडजस्टमेंट बताने लगा है। मटीरियल 296 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, कहता है इसमें एक ऐसा मटेरियल है जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में इस्तेमाल हुआ है। राइट, ऊपर आपकी जो फिगर आ रही है ये वाली 496 वाली, 4960, तो इसमें से आप ये निकाल देंगे। जीरो रेटेड का भी होता फिर भी मैं निकाल देता, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, मुझे अब सबसे पहले कॉमन आइडेंटिफाई करना है। मटेरियल दिस विच वर एक्सक्लूसिव यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, इसको भी आप निकाल देंगे। और इसको निकालने के बाद कहाँ चले जाएगा ये मैंने कहा था वो जो स्पेसिफिक आप पूछ रहे थे कि सर स्पेसिफिक से क्या मुराद है, आप मेरा दोबारा वो जो ये देखिएगा, ये जो हम नीचे रिफंड क्लेम कर रहे हैं, ये मैंने क्या लिखा है, सेल्स टैक्स रिफंड जो वर्किंग टू से आएगा, और सेल्स टैक्स स्पेसिफिक इफ एनी क्वेस्ट, ये वो है जो उसने कहा कि ये सिर्फ जीरो रेटेड में यूज हुआ। तो उसको आप उठा के वो जो 675 है ना, और उसका 18% आप यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर हो सकता है कि इसकी आपको सेल वैल्यू भी बता दे, ओके जी इसकी हमने 9 लाख रुपए की सेल की है, हमारा इसके साथ ताल्लुक नहीं होता। अगर उसकी वो भाई हमने तो, हमें अगर मटेरियल मिल गया है और आपने सेल जितने एक्सपोर्ट जितने का भी किया, मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं होता। मैं एक्सपोर्ट की जो जीरो रेटेड गुड्स हैं उसकी वैल्यू सिर्फ मुझे एक ही मकसद के लिए चाहिए, कि मैं इन अपॉर्चनमेंट के लिए, अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू बता दी जाए तो मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। गुड्स वर्थ ₹150 विच वर परचेज इन कैश फ्रॉम अ सप्लायर, अलाउ नहीं था, इसको भी आप माइनस कर देंगे। इसका फर्दर, ना इसका फर्दर कोई ट्रीटमेंट होना है ना इस लाइन का होना है, इसका हमें बाद में रिफंड क्लेम करना है। 500 kg ऑफ टी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 360 इन 1 kg पैकिंग, ये भी इसमें शामिल है। और टी किस में है, थर्ड शेड्यूल में, रिटेल गुड्स में है, कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल, इसकी एट अ कॉस्ट ऑफ 360। रिटेल प्राइस ऑफ टी पर केजी इज 900, बाय एंड ऑफ अगस्त 300 kg वर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 790 पर केजी। ये उसने बता दिया। सबसे पहले तो इसको, ये जो 360 है उसको उसमें से माइनस करें, क्या करें उसमें से माइनस कर दें, सही है। देखें उसने कहा कि इसमें 360 जो है वो नॉर्मल गुड्स के अंदर शामिल है, तो आप पहले उसको निकालें था नॉर्मल में से। क्यों, इसको नॉर्मल में से इसलिए निकालना है कि हमें इसकी जो इसका आउटपुट है और इसका जो इनपुट है वो दोनों रिटेल प्राइस पे लेने थे। राइट, इसकी परचेज कितनी हुई है 500 kg की, तो हम यहां लेंगे 500 kg इंटू 900 इंटू, इम्पोर्टेड तो नहीं है ना, तो 18% लेंगे। इसका जो आउटपुट है उसने कहा 300 kg आपने बेच दी है, तो 300 kg इंटू 900 इंटू, ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन में लेकर जाएंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है, क्योंकि ये कॉमन, ये खास कर उसने बता दी है। तो 3 ट्रीटमेंट इसके आपके क्वेश्चन में होंगे। सबसे पहले परचेजेस में से इसको माइनस कर दे, और डायरेक्ट इस चाय को आउटपुट और इनपुट में ले जाए। ओके, इनपुट और
आउटपुट में ले जाएं, कितना आंसर आएगा इसका? 81,000। 80। ये आउटपुट में चला जाएगा और इनपुट में? बेटा ये 500 है ना, 300 और 500। नीचे वाला 81,000 है, ऊपर वाला वेरी गुड। ऊपर वाला 48,600। 40। 8,600। आप कहेंगे सर ये तो हमारे असूल नहीं है, हमें तो इसका भी 300। ऐसा नहीं है, सेल्स टैक्स में कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ली जाती, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ली जाती। दैट्स इसके 3 ट्रीटमेंट आपने एग्जाम में करने थे। सर इसको अपॉर्चुनिमेंट ही करेंगे 81। नहीं बेटा, ये जब उसने बता दी है कि ये जो चीज मैंने बेची है ये इतने की हुई है, अपोर्शनमेंट उस वक्त करते हैं जब हमें ये पता नहीं होता उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का। भाई इस इनपुट का मुझे एग्जैक्ट पता है कि ये मेरा इनपुट जो है वो यहां इस्तेमाल हुआ है, तो इसको मैं कॉमन कैसे कह सकता हूँ? कॉमन से मुराद ये है कि खर्चे हो रहे हैं, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, बस हो ही जा रहे हैं बस। और ये सेल आ गई, उसके अकॉर्डिंगली हर खर्चे को उधर डाल दे, उसके अंदर उसकी एक्सपेंस को डाल दे, ये होता है। सही है। यस। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये हमारी क्या आ गई आउटपुट, इसको बाद में देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। ये क्या है हमारी आउटपुट, अभी हमने क्या ढूंढना है? इनपुट। फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट वर परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, फिर क्या आ गई? इनपुट आ गई। मशीन ए 2 लाख की, टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ पैकिंग फॉर एक्सपोर्ट, आपका कॉमन नहीं है, ऊपर कहीं शामिल भी नहीं है, तो आप इसको कहां पर ले जाएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन में जाके इसका रिफंड क्लेम करेंगे। मशीन बी टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड लोकल एज वेल एज एग्जाम, जब आप इसकी इसका कहाँ डालेंगे इसका हिस्सा? इसका 2 जगहों पर आप लेकर जाएंगे, इसमें से इनपुट निकाल लेंगे और बाकी जाया कर देंगे। अब आपकी मर्जी है कि वर्किंग में ले जाएं या डायरेक्ट सेल की, टैक्सेबल की और जीरो रेटेड की परसेंटेज बना लें। मिसाल दे रहा हूं कि जैसे आपकी टैक्सेबल ऊपर आंसर आता है 100 और एग्जाम्प्ट आता है 50, टोटल कितना हो गया? 150। तो इसका आसान हल ये होता है कि आप इसको क्वेश्चन में ले जाएं और क्वेश्चन में करें 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू इसका जो सेल्स टैक्स होगा वो कर दें, लंबी वर्किंग में जाए ही ना। ऊपर आपने टैक्सेबल गुड्स और एग्जाम्प्ट गुड्स की वर्किंग कर ली होगी ना, उसकी परसेंटेज बना लें। उसकी क्या करें एग्जाम में? परसेंटेज बना लें कि कितने परसेंट टोटल दोनों में कितने परसेंट टैक्सेबल है और कितनी एग्जाम्प्ट है। तो हमें एग्जाम्प्ट वाली तो चाहिए ही नहीं है, तो उसको जाया कर दें, उसको सोचे ही ना, सिर्फ टैक्सेबल वाली आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन में ले जाए। मैं अभी सवाल दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस वॉज पेड इन कैश, इट्स ओके, कैश में पे किया जा सकता है, ये भी हमारी इनपुट की इंफॉर्मेशन है। इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ दिस, ये वैल्यू हमें चाहिए थी, नहीं बताई गई ना, तो ये आपकी कॉमन होगी। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएगा, ये कॉमन नहीं होता। ये वाला डायरेक्ट आपके सवाल में, ये देखिए कहाँ जाएगा, ये देखिएगा, ये यहां आएगा। ठीक है। और ये जो प्लांट मैंने बी बताया है ना, आप उस प्लांट बी को यहां लेकर आएंगे, जो भी उसका सेल्स टैक्स बनता है उसको, आपका जो टैक्सेबल गुड्स है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल, टोटल वैल्यू जो है, जो आंसर आता है उसको यहां पर ले जाए। इनपुट टैक्स ऑफ 186 pertaining to purchase made on first, input tax was inadvertently remained unclaimed, ये है 6 महीने वाली एडजस्टमेंट उसने बताई कि अभी तक हम उसको क्लेम नहीं कर सके। देखें 1 जनवरी 2000 ये है। जो अनक्लेम्ड इनवॉइस होती है वहां डेट नहीं देखी जाती, मंथ देखा जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, जो अनक्लेम्ड इनवॉइस होती है वहां डेट नहीं देखी जाती, और जो उधार पे चीजें होती है वहां डेट देखी जाती है। सही है। दोबारा आपको बता दूं,
जो चीजें आप उधार पे खरीदते हैं उसका टाइम है 180 डेज, 180 दिन के अंदर आपने पेमेंट करनी है। अगर इसकी पेमेंट अभी आपने नहीं की तो आप इसको इनपुट में से क्या कर देते हो, लेस करते हो। और अगर आपने कोई चीजें खरीदी थी, आप भूल गए हो उसका इनपुट कैलकुलेट करना, तो उसके लिए टाइम है 6 माह, 6 मंथ। इसके लिए डेट देखी जाती है कि किस दिन आपने चीजें खरीदी थी, इसके लिए नहीं देखी जाती। इसमें मंथ देखा जाता है। जैसे इसमें आप किस मंथ में हैं, अगस्त में है, अगस्त को निकाल दें, इससे पीछे आप 6 माह चले जाएं। राइट, कौन सा महीना बनता है, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, फेब, मार्च और फेब। तो इसने कब खरीदी है, 1 फरवरी को, पहली फरवरी। ये भी एक अजीब चीज है ना, इसको एग्जामिनर को चाहिए ऐसी एम्बिगुइटी तो ना क्रिएट करें, क्योंकि कुछ लोग पहले महीना लिखते हैं बाद में डेट लिखते हैं। बहरहाल, तो ये थी, इसका मतलब ये भी हमारी इनपुट है, ये सही है इसका भी। अब ये कहाँ जाएगी, क्या सवाल में जाएगी, नहीं, इसको कॉमन में लेके जाएगी। ब्रॉड फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन में जाती है, और अगर कोई इनपुट आप भूल गए हैं तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, नहीं बताया गया तो कॉमन में। जी। सर पर्टिकुलरली अगर वो अगस्त के एंड से कर रहे हैं आगे, मतलब अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो क्या नाम है, ये फरवरी को बिल्कुल ही लिखा। बेटा, जिस महीने आप क्लेम करने जा रहे हैं ना, इसकी रिटर्न तो आप सितंबर में फाइल कर रहे हो। जाहिर बात है, अगस्त में तो कर ही नहीं सकते, सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं होता। जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट जैसे हम कर रहे हैं। बेटा, सॉफ्टवेयर अगले महीने करें। इनकम टैक्स में भी जब साल खत्म होता है, टैक्स लायबिलिटी फिर कैलकुलेट की जाती है, पहले तो आप कैलकुलेट ही नहीं करते। लेकिन उसको ये नहीं कहते कि मैं सितंबर के महीने की कर रहा हूँ, वो होती है अगस्त की है, कर आप सितंबर में रहे हो तो ये नहीं ज्यूम करना आप अगस्त की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप कैलकुलेशन सितंबर में जाके करेंगे, लेकिन आप इसको अगस्त ही बोलेंगे और इससे पिछले 6 माह पीछे जाएंगे। इस ओके। लेट करें यहाँ पे अगर हम आपको गलती कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट, और यहाँ पे वो दागे 22/20/21, हाँ जी। यहाँ पे अगर हम अक्टूबर की कैलकुलेट कर रहे हैं लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी, और यहाँ पे होता है 22/20/21, 20, 22 2020। पहले क्या लिखूं, सर मैंने लिख लिया 20 20 लिखूं, फिर टू 2021। 21। तो मेरा, अगर मैं इनपुट क्लेम करने जा रहा हूं तो मेरा इस डेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये महीना देखना है, अक्टूबर को निकाल दें, इससे पीछे 6 माह चले जाएं तो इसको हम क्लेम नहीं करेंगे, फिर इसमें इस लाइन को इग्नोर कर दूंगा। अगर मैं अक्टूबर अक्टूबर की करने जा रहा हूं तो इससे पिछले महीने क्या होंगे, इससे पीछे अगस्त, सितंबर, अगस्त, तो जाके 6 माह जाए तो आप फरवरी की इग्नोर कर दें। ओके। हाँ, इसका हो क्या सकता है, अगर एग्जामिनर पूछे कि भाई अगर आप इसका क्या करेंगे, तो इसका एक और सेक्शन है, सेक्शन 66। वो कहता है कि अगर आपका टाइम बार्ड हो चुका है तो उसका रिफंड क्लेम कर लें 1 साल के अंदर। आप वैसे आपने न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना, एग्जामिनर कहे तो आप कहेंगे। अगर वो पूछे कि भाई इसका हम क्या करें, जो आपने ट्रीटमेंट किया उसको जस्टिफाई करें, अगर अक्टूबर का है तो आप लिखेंगे मैंने इसको इस क्वेश्चन में इग्नोर किया क्योंकि टाइम बार्ड हो सकता है, टाइम बार्ड हो चुका हुआ है, इसके 6 माह का टाइम गुजर चुका हुआ है। ओके। वो तो कॉर्पोरेट कंपनी कर सकती है, ये ट्रेडर भी कर सकता है। ये सबके लिए बेटा, कॉर्पोरेट कंपनी का सिर्फ एक जगह पर इशू है, वो 90% के रूल के साथ, कि वो जो आपकी रिस्ट्रिक्शन का चलते 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 साल गुजर गया है, अभी तक वो ब्रॉड फॉरवर्ड होके अमाउंट आ रही है, तो उस साल के बाद आप रिफंड ले सकते हैं 90% का। और कॉर्पोरेट कंपनी को वो ऑडिट करवाना होता है, वो भी सभी लोग, इंडिविजुअल एओपी कंपनी सारे के सारे, सभी उसका साल के बाद रिफंड ले सकते हैं। ये थ्योरेटिकल इशू है, ये न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन कंपनी के लिए रूल ये है कि वो ऑडिटर से जाके उसको वेट करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे उसका, ये असूल।
समझ आइए आपको? तो इस क्वेश्चन में अब इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिएगा, कुछ समझ आई है? इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या था कि हमने इनपुट कैलकुलेट करना था और उसमें जो स्पेसिफिक थे वो निकालते, जो अलाउड नहीं थे, अनस्पेसिफिक थे, वो हमने निकालते गए। सिर्फ स्पेसिफिक को हमने कैलकुलेट कर लिया। उसमें देखिएगा, परचेजेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, ये उसका वैल्यू, ये उसका टैक्स आ गया। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट, हमने इग्नोर कर दी। परचेज ऑफ एग्जाम गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये जो ये वही क्वेश्चन है, कोई और आ गया होगा, मेरा ख्याल है गलत आ गया। ये CNIC वगैरह कहाँ से आ गया? ये तो पढ़ा ही नहीं है मैंने कोई। हाँ जी, 2-3 पॉइंट मिस कर गया। ये सब ऊपर आएगा चीज के ऊपर। ये वाला, Yes, sir. अच्छा, ये वाला आउटपुट का था। टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज दिस which were sold to distributor who did not provide his CNIC और NTN details। हमने गुड सप्लाई की हैं, राइट। अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक ठाक। नहीं नहीं जी, मालूम जी। These goods were purchased from a registered supplier for this during this। देखें, अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें प्रोवाइड की हैं, राइट, जिसने अपना CNC NTN नहीं दिया और वो अनरजिस्टर्ड था, क्या था, तो इसके ऊपर हमें टैक्स भी लेना है और फर्दर टैक्स भी लेना है, वो तो लेना ही लेना है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो गुड्स हमने बाय की थी उसका इनपुट जाया हो जाएगा। हाँ जी, उसने ना अगर उसका STRN नंबर होता तो फिर तो वो रजिस्टर्ड होता है। वो अनरजिस्टर्ड है और डिपार्टमेंट कहता है कि इनका आप CNIC या NTN हमें दो, वो नहीं दे रहा। उस सूरत में लॉ ये कहता है कि इस सेल के अगेंस्ट मैं तुम्हें इनपुट जाया कर दूंगा तुम्हारा। इस सेल के अगेंस्ट तुम्हारा इनपुट, ये वो वाली अमाउंट थी, तो इसके अगेंस्ट मुझे इनपुट नहीं मिलना चाहिए। सेक्शन का नहीं मुझे पता, लेकिन ये पढ़ाया हुआ था मैंने, देख लीजिएगा जरा। अच्छा जी, ये देखिएगा। अच्छा, खालिद साहब ने ये किया है कि खालिद साहब ने इसका सोल्यूशन बनाते हुए इसका 18% ले लिया हुआ है, और जो चीजें जाया होती जा रही हैं वो माइनस किए जा रहे हैं उनकी परसेंटेज के साथ। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन डायरेक्ट वैल्यूज को लें, एक नीचे वैल्यू कैलकुलेट करें, उसका 18% ले लें, दोनों ठीक। अच्छा जी, अनरजिस्टर्ड से जो थी, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स ये तो अलग से थी, एग्जाम्प्ट गुड्स ये भी हमने निकाल दी। टैक्सेबल मटेरियल यूज फॉर एग्जाम्प्ट गुड, ये उसने कहा तो उसमें शामिल थी, इंक्लूड थी, क्या थी, इसलिए ध्यान करें मैंने माइनस की हैं इसमें से। ये उसमें इस वैल्यू में इंक्लूड नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू मेरा डेटा में गिवन थी। ये वैल्यू कह रहा था इसमें शामिल है, इसलिए मैंने माइनस की है। टैक्सेबल मटेरियल एक्सक्लूसिव यूज फॉर एक्सपोर्ट, इसको भी मैंने निकाल दिया। परचेजेस मेड इन कैश, उसको भी मैंने निकाल दिया। परचेज ऑफ टी, अच्छा खालिद साहब ने ये जो काम किया ना, आप ऐसे ना करें। मैंने जो आपको वैल्यू कहा है, आप डायरेक्ट यहां से क्या करें, वो जो 360 था उसका 18% यहां से माइनस कर दें, बस आसान हो जाएगी ना जिंदगी। भाई यहां से निकालें और उसका आउटपुट, उसका इनपुट जाके क्वेश्चन में डाल दें, दैट्स इट। हाँ जी, नहीं बेटा, स्पेशल डिस्काउंट नहीं, ये रिटेल गुड्स के ऊपर डिस्काउंट है ही नहीं।
बेटा नहीं, आप मैंने इसको नहीं लेना। रिटेल गुड्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं लेना। रिटेल गुड्स के ऊपर जो करना, यहाँ उसने सेल भी बता दी थी, परचेज भी बता दी थी। अगर मुझे सेल ना बताता, मुझे सेल सिर्फ परचेज बताता, तो फिर मैं डिफरेंस को एडजस्ट करता। वो कहता कि जनाब मैंने चीजें खरीदी इतने पे हैं, बेची ये असल रिटेल प्राइस ये है, तो फिर मैं यहाँ डिफरेंस एडजस्ट करता। उसने मुझे इसकी सेल और परचेज दोनों चीजें बता दी हुई, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको निकाल के ले गया हुआ। मैंने कहा इसको निकालो यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि चाय जो है वो टैक्सेबल है ना, तो उसको क्यों मैं अपने क्वेश्चन को खाम खा कॉम्प्लिकेट करूं। मैं 360 का जो टैक्स है निकाल दूं, सवाल में जाऊं, जो सेल है वो सेल में डाल दूं, परचेज परचेज में डाल दूं, अल्लाह ला खैर सल्ला। भाई जिस चीज की सेल भी पता है उसकी परचेज भी पता है, उसको मैं कॉमन में क्यों रखूं। जिस चीज की सेल भी पता है परचेज भी पता है, मैं उसको वहां पर क्यों रखूं भाई, मुझे निकालो वहां से। राइट। इसलिए मुझे यहाँ 360 का माइनस करना चाहिए, और सवाल के अंदर जाके उसका आउटपुट चाहे का 300 जैसे मैंने बताया है, और उसकी परचेज को परचेज में डाल दूं, दैट्स इट। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सेल ना गिवन होती, अगर सेल मुझे गिवन ना होती, तो फिर इसकी प्राइस को मुझे एडजस्ट करना चाहिए था। क्यों। उन्होंने कहा 360 की जो है ना 500 kg है, इसको डिवाइड करें 500 kg को, 720 आ रही है। कितनी आ रही है, 720। 720, इसकी प्राइस कितनी है, 900। तो कितना उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, 180। 180 इंटू 500 कितना आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। हाँ जी। 90,000। तो इसको ऐड क्यों किया हुआ है, इसको तो माइनस होना चाहिए ना यहाँ से। खालिद साहब ने उसकी परचेज में डिफरेंस को एडजस्ट कर दिया हुआ है। खालिद साहब ने जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट किया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि यहां से आप इसको टोटल वैल्यू को 360 को माइनस करें। खालिद साहब ने सिर्फ एक दफा ऊपर देख ली शायद उन्होंने वहां पे कुछ की। हमें उसने 720 दिया, तो वो हमें इसने डिस्काउंट की चीजें दी, तो वो हम डिस्काउंट की अलावा नहीं है। वो हमने ऐड कर दिया ना। खालिद साहब ये कर रहे हैं कि जो डिस्काउंट अलाउड अलाउड नहीं है उसको वो ऐड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसका फिर आप आगे जाके सेल अलग डालेंगे ना, फिर इसकी सेल तो अलग डालेंगे। ये भी ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। यानी आप इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर ऐड कर दें, कि जो कम था उसको आपने परचेज वैल्यू से बढ़ा दिया, कि मेरा इनपुट असल में कम था मैंने उसको बढ़ा दिया है। मैं कह रहा हूँ ये ठीक है। इसकी सेल आपने वहां जाके सेल में से माइनस करके जो डालनी है, आप इसको यहां से निकाल लें, इसकी सेल और परचेज जाके क्वेश्चन में डालें। लेकिन यहाँ पे बेटा उसकी वजह देखे ना, मैं इसको क्यों यहां से निकालने के हक में हूं, क्योंकि ये आगे जाके अगर मैं इसको यहां पर एडजस्ट करके ले जाऊंगा, तो ये मेरी एग्जाम्प्ट गुड्स में जीरो रेटेड में अपोर्शनमेंट हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे। यस सर। मैं इसलिए इसको सही नहीं मान रहा, क्योंकि ये वाली वैल्यू आगे देखें जाके, मेरा बेटा ये देखें, ये वाली देखें, ये वैल्यू एडजस्ट हो रही नहीं जाके आगे। इसमें चाय का भी इनपुट पड़ा हुआ है। इसमें चाय का इनपुट आपका टैक्सेबल में भी जा रहा है, जीरो रेटेड में भी जा रहा है, एग्जाम्प्ट में भी जा रहा है। तो अपॉर्चनमेंट हो रही है, जबकि उसकी सेल मुझे अलग से गिवन है। तो मैं क्यों ऐसा पंगा लूं। जिस चीज की सेल और परचेज मुझे अलग से गिवन है, मुझे उसके अंदर जाने की कोई जरूरत है। चुप करके इसका यहां से माइनस करें। वो जो 360 का कितना बनता है, 360 का 360 इंटू 18%। हाँ जी। 54,800। 800 बेटा ये यहां से माइनस करें। जब आप सवाल में जाएं, ये टैक्सेबल सप्लाईज यहां पर आउटपुट में, तो यहां इसका चाय का अलग से डाल दें, चाय का। राइट। और यहां पर इसका इनपुट भी अलग से डाल दें। ये मतलब कि 300 केजी सेल हो गया ना। बेटा नहीं, आप उसमें ना जाएं, 300 में अपोर्शनमेंट की जा सकती है। सिंपल आप बात को समझें, बात बढ़ जाएगी। कि जो चीज एक पड़ी हुई है, एक चीज का मुझे पता है कि इसकी इतनी सेल है और इसकी परचेज है, मैं क्यों छेड़खानी कर रहा। जब मुझे सेल का भी पता है परचेज का भी पता है, चुप करके वहां से निकालूं, उसको अपनी जगह पर ले जाऊं, दैट्स इट। ताकि लेटर अगर यहाँ पे जीरो रेटेड होता
तो 080 500 की क्या नाम है परचेज है और 300 की सेल है, फिर भी हम अलग कर देते। उसको अलग करना था। सही है। अच्छा जी, जो उसने सीएनएसई नहीं दिया, राइट, उसका भी हमने उसमें से माइनस कर दिया कि भी ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते। परचेज ऑफ मशीन ए और मशीन, ये देखिए दोनों मशीनें जो हैं यहां पर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन का इनपुट हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये भी कहीं गिवन था, मैंने देखा ही नहीं सही, ये भी अलाउ नहीं है। इनपुट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल गिवन है, और ये फरवरी का ये भी इसमें ऐड है। बस जो भी आपकी वैल्यू आए, मकसद मेरा अभी बताने का मकसद ये है कि आप यहां तक पहुंचते पहुंचते कोई 90% 95% आइटम ठीक कर चुके होंगे। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप अपनी आइटम्स को ठीक कर चुके होंगे। हाँ जी। हाँ, उसको अलग लिखना है, लिखना चाहिए, यहां पर आपको दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए। खालिद साहब वर्किंग थोड़ी छोटी कर जाते हैं, एग्जामिनर भी छोटी कर जाता है कि इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में ले जाता है। आप सारी इनपुट को अलग अलग लिखें, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके बाद रेजिजुअल इनपुट टैक्स आ गया जी, ये देखिएगा, इसमें सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाईज टू। अब देखें यहां पर खालिद साहब ने क्या किया हुआ है, यहां अगेन डिफरेंस डाला हुआ है। यहां अगेन क्या किया हुआ है, डिफरेंस डाला हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली यहां अपोर्शनमेंट ली हुई है। ठीक है। मैं होता तो मैंने क्या करना था, मैंने पूरा 300 यहां, बल्कि इसको लेके नहीं आना था, मैंने तो इसको क्वेश्चन में ले जाना था डायरेक्ट ही। आउटपुट में इसको मैं डाल देता, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर इनपुट टैक्स जिसके अगेंस्ट अलाउ नहीं है वो मैंने यहां से निकाल दिया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन में लेकर जाऊंगा वहां मैं उसको करूंगा। देखिए मेरे मुताबिक ये चीज गलत है, यहां इसको नहीं आना चाहिए। क्यों? ये इसलिए गलत है कि मैं ऑलरेडी यहां से भाई माइनस कर चुका हूं, दोबारा तो नहीं मैंने माइनस करना। मेरे मुताबिक ये ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत है, मैं दो दफा कोई चीज माइनस नहीं कर सकता। सही है। इसलिए ये यहां पर तुक नहीं बनता ये वाली चीज को डिसअलाउ करने का। वो ऊपर मैं डिसअलाउ इसकी इनपुट कर चुका हूं, अब दोबारा मैंने यहां माइनस नहीं करनी। तो टैक्सेबल सप्लाईज, इसकी कोई एडजस्टमेंट मेरे क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी। एग्जाम्ड गुड्स टू लोकल सप्लाईज, आप जाहिर बात है जीरो रेटेड ऊपर लेकर आते हैं, तो मेरे पास जीरो रेटेड कितनी हो गई, इन दोनों का टोटल कीजिएगा। तो मेरे पास ए ये हो गई, बी ये हो गई, और सी ये हो गई, ये तीन तरह की सप्लाईज हो गई। इसके बाद ये देखिएगा मशीन जो बी थी, फिक्स एसेट जो मशीन बी थी, आपने एग्जाम में क्या करना है, बेशक ये वाली वर्किंग ना करें, करना भी चाहते हैं आपकी मर्जी है। उसका आसान तरीका क्या है कि ये कहाँ इस्तेमाल हुई है, ए और बी में, सी में इस्तेमाल हुई है ना, तो आप इन दोनों का टोटल करके ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी करके इसका ये जो 5040 है, ये करके आप अपने क्वेश्चन में डाल दें डायरेक्ट, ये वाली अमाउंट ये आ जाएगी आपके पास। इसको आपने जाया करना है, वर्किंग करना चाहते हैं यही कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन ये दो हिस्सों में आपने इसको डिवाइड करना है। आपके जो क्वेश्चन के अंदर इनपुट आ गया, जो भी आया आपके पास, वो आपका एक्टिविटी ए में चला गया, ये आपका इनपुट बन जाएगा, ये आपका जाया होगा, और ये वाला सारा का सारा रिफंड में चला जाएगा। ये जीरो रेटेड है ना ये वाली। अच्छा, आउटपुट टैक्स ऑफ 18% मेरे पास अब सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ गई लेस इनपुट टैक्स, ये ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। ये हमारा इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉर प्रीवियस मंथ कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये प्रीवियस मंथ का है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड है, और ये वर्किंग टू से आ रहा है। और 90% की यहाँ पर जीरो रेटेड गुड्स मौजूद थी जिसको हम देख सकते थे, लेकिन जीरो रेटेड गुड्स इतनी नहीं है कि टैक्सेबल गुड्स के 50% को क्रॉस कर लें, लिहाजा 90% हमने लगाया, विच एवर इज लोअर। हम इसको क्लेम करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड लाजमी बनेगा, क्योंकि मैं इसको नहीं कर रहा, अगर 90% वाली को मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर लाजमी कैरी फॉरवर्ड मेरे क्वेश्चन में आ जाएगा।
लेस इनपुट टैक्स ऑन मशीन बी, मैंने कहा वर्किंग से अगर आपने वर्किंग की है तो वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वरना वही आपका फार्मूला ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 540 जो था वो भी आप माइनस कर दें। अब देखें, इसको माइनस करने से अमाउंट मजीद नेगेटिव में चली गई है। ये देखिएगा, ये अमाउंट आई थी ना, आपने जब इसमें से ये माइनस किया तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गई। इसको रिफंड नहीं लिखना नेगेटिव को, और इसमें आपने कर दिया ऐड फर्दर टैक्स। ये फर्दर टैक्स जो था वो सारे का सारा क्वेश्चन में आ गया। रिफंड अगेंस्ट जीरो रेटेड गुड्स, एक प्लांट भी तो यूज हुआ है ना। ये अच्छा, आपने ऊपर से कहा है वो प्लांट भी था कि नहीं था? ये इन्होंने एग्जाम्प्ट में था कि जीरो रेटेड में था, लोकल के लिए था और ये जीरो रेटेड के लिए। फिर वो भी यहाँ आना चाहिए, ये गलत है। फिर यहाँ पर ये कुछ सवाल जो है वो, पहली बात ये है कि ये वाला जवाब भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये जवाब भी गलत है। ये पूरा एक तो ये आना चाहिए, प्लस इसके साथ वो जो प्लांट था उसका टैक्स भी आना चाहिए। ये इसको जरा नोट कर लीजिएगा, ये आंसर गलत है यहाँ पे। ये हमारे कैरी फॉरवर्ड हो गए 90% की वजह से, और ये 280, ये क्यों इतनी गलतियां हुई है? ये 280 यहाँ आना चाहिए था। ये मैंने तो सोल्यूशन तो नहीं कोई और उठा लिया, सोल्यूशन यही है, सारी गलतियां इसमें हो रही है। चले, फिर जो बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। गलती करके समझ आ गई ना कि ये गलती कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिकली हमें जो चीजें मिली हैं यहाँ पे, वरन मैं इसमें ना दो तीन जगहों पर मैं डिसएग्री करता हूँ मेहरबान एसोसिएट के सोल्यूशन में। आप अपने पैटर्न को फॉलो करें, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इस ओके। रिफंड आए तो जो फर्दर टैक्स था वो मैंने उसमें ऐड किया, तो उसमें एडजस्ट करके नहीं जो बचा था उससे बेटा, रिफंड प्लांट की वजह से रिफंड नहीं आ सकता। पहली बात ये ना प्लांट का रिफंड में एडजस्टमेंट करनी है, ये गलती नहीं पेपर में करनी, अगर हुई है तो आपने नहीं करनी। रिफंड आपका सिर्फ नीचे ही आएगा सवाल में, पूरे सवाल में पैटर्न को करते हुए। यहां बेटा कहीं आपने रिफंड नहीं लिखना, एग्जामिनर उससे नाराज होगा, ये मैं पहले बता दूं। ये देखिएगा, ये पैटर्न आपने जहन में रखना है जब आप अपना सवाल कर रहे होंगे। तो यहां पर आपका आउटपुट आ गया, यहां से आप इनपुट लेंगे, ठीक है, यहां से फिर फिक्स एसेट का माइनस करेंगे। यहां तक कहीं भी आपने रिफंड नहीं गलती से लिखना पेपर पे, यहां रिफंड होना ही नहीं है। रिफंड आना ही सिर्फ जीरो रेटेड की वजह से है, और वो ये है, बस ये बात जेहन में रखनी है आपको। पैटर्न आपने वही जेहन में रखना। रिफंड आपका अलग पड़ा हुआ है, वो जो ऊपर इनपुट से निकल के आएगा। दोबारा आपको मैं बता दूं कि बेटा आपने सवाल में से इनपुट को देखना है। वो जो इनपुट आपके पास आ गया, आपने उसको सोचना है इसका क्या करूं। ये आपका क्लेम है, ये आपका एसेट है। इसके तीन तरीके हो सकते हैं, बार बार बता रहा हूं। और अगर ये जितना टैक्सेबल में इस्तेमाल हुआ है, ये आपका इनपुट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, बेशक ये प्लांट का हो या रॉ मटेरियल का हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हो। वो आपका इनपुट टैक्स जो आपका क्लेम जीरो रेटेड में इस्तेमाल हुआ है, ये रॉ मटेरियल का है या फिक्स एसेट का है, ये रिफंड में चला जाएगा। आपका वो इनपुट टैक्स जो आपका एग्जाम्प्ट गुड्स में इस्तेमाल हुआ है, वो प्लांट से होके आया है या वो आपके रॉ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो जाया होना है। यही चीज आपने दिमाग में बिठा के रखनी है, कोई और इसके अलावा चीज नहीं रखनी। नेगेटिव आ गया तो वो हम इसी सवाल में हमने किया, उसको कैरी फॉरवर्ड करें आप। नहीं बेटा, उसको नहीं एडजस्ट कर। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मशीन ही है जो ये जीरो रेटेड की पैकिंग के लिए इस्तेमाल हो, एक्सपोर्ट की पैकिंग के लिए तो उसका उधर ही जाना चाहिए ना, रिफंड आएगा ना इसका? आएगा। सर ये फर्नीचर एंड फिटिंग है, यहाँ पे भी ऑफिस प्रीमाइज के लिए यूज किया है। तो किसके ये लिए? इसका- उसका नहीं होगा, जाया हो जाएगी। Yes, sir. ये कह रहे हैं जी क्वेश्चन एक दफा खुद करवा दें, इसका सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। Save कर दी। मैं जो सोल्यूशन इसका सही मेरे मुताबिक है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। इस ओके। दोबारा फ्रेमवर्क में मैंने बताया कि आपने अपनी चीज पे रहना।
अब दूसरी शक्ल की तरफ अभी हम चलने लगे हैं इसके बाद। सही है।